आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, परोक्ष एवं अपरोक्ष परिवर्धन कीटों में। मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। इंसेक्ट्स में किस तरह से होता है। मेटामॉर्फोसिस टर्म को लेते हैं। मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म, मीन्स अपनी ही फॉर्म को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कायांतरण कर रहे हैं, उनकी काया में, उनके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं और उसी के कारण मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होगा। इसको हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स के अंदर। अगर इंसेक्ट्स की हम बात करेंगे तो इंसेक्ट्स हम इनवर्टिब्रेट्स में मानते हैं कि वो पहले ऐसे जंतु हैं या जीव हैं जो उड़ सकते हैं, राइट। उसके बाद वर्टिब्रेट्स पे हम जाते हैं कि बर्ड्स उड़ सकती हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में हम इंसेक्ट्स पे जाके बोल सकते हैं कि ये ऐसे पहले प्राणी हैं जो उड़ना स्टार्ट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्यों जरूरी हुआ मेटामॉर्फोसिस चेंज करना? क्योंकि सबसे पहले जो इंसेक्ट्स थे वो बिल्कुल सिंपल टाइप के थे, उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता होगा। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे स्टेजेस में कि मेटामॉर्फोसिस होता है वहां पर। तो इस तरह से पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उन ऑर्गेनिजम्स को हमें और एडवांस्ड फॉर्म में ले जाना था, इसलिए मेटामॉर्फोसिस करना वहाँ पे जरूरी हो गया। इसलिए धीरे धीरे चेंजेस आए, एवोल्यूशन हुआ और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रेट पर होने लगा। नॉर्मली अगर हम पहले बात करें इस चीज में, तो डेवलपमेंट टू टाइप से होता है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, टू टाइप से होगा। एक होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होगा इनडायरेक्ट परिवर्तन। डायरेक्ट का मतलब है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है, बीच के अंदर एग और एडल्ट में डायरेक्ट चेंज हो रहा है, बीच में कोई कायांतरण नहीं है। इनडायरेक्ट मतलब बीच में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल अवस्थाएं हैं और एडल्ट में वो परिवर्तित हो रही, मतलब कायांतरण बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। इन दोनों के बेसिस पर ही हम मेटामॉर्फोसिस को 5 कैटेगरीज में रख देंगे। सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट के मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे, देन इनडायरेक्ट। फर्स्ट टाइप है इसमें ए मेटाबॉलिस मेटामॉर्फोसिस। या फिर ए मेटाबोला, मतलब ए मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण है ही नहीं, अनुपस्थित है। तो एग प्रेजेंट होगा, एग डायरेक्ट जुवेनाइल में कन्वर्ट होगा और जुवेनाइल डायरेक्ट वयस्क या एडल्ट में चेंज हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं लाइफ साइकिल की तरह। एग, जुवेनाइल, एडल्ट। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं स्प्रिंगटेल्स में या फिर सिल्वरफिश में,
जिसे हम थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर में रखते हैं, थाइसियोन्यूरा भी बोलते हैं। इसके अंदर हम इसे प्लेस कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं। सपोज ये एग था, चेंज होगा, बड़ा होगा साइज में, चेंज होगा, बड़ा होगा साइज में, और चेंज होगा, बिल्कुल साइज में एडल्ट बन जाएगा। ये हो गई हमारी जुवेनाइल अवस्था, ये वयस्क एडल्ट अवस्था, ये हो गया हमारा एडल्ट। इस तरह से चेंजेस, मतलब एडल्ट और जुवेनाइल फेजेस जो है वो एकदम हमें सिमिलर से ही लग रही हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे। सिर्फ चेंज मिनिमम क्या होगा कि ये साइज में छोटे हैं, ये बड़े हैं। हो सकता है क्योंकि जुवेनाइल हैं, इनके अंदर जनन अंग अनुपस्थित हो और इनके अंदर जनन अंग प्रेजेंट रहेंगे। साइज में स्मॉल है, ये साइज में बड़े हो, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। दोनों ही सेम ही आवास हैबिटेट में रहेंगे, दोनों का भोजन समान होगा, एक तरह का ही भोजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ए मेटाबोलिज्म में देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में ही सेकेंड आएगा हमारा पोरोमेटाबोलिज्म या फिर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। स्लो मेटामॉर्फोसिस होगा। इसमें अगर हम स्टेजेस की बात करें, एग, nymph and then adult। वही लाइफ साइकिल की बात करें, एग, nymph, adult। इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ग्रासहॉपर, कॉकरोच। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं किसी चीज को, सपोज ये एग था, ये हमारे nymph। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा adult। इसमें भी अगर हम बात करें तो दोनों का आवास एकदम सेम होगा, सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, सेम भोजन कर रहे हैं, दोनों ही वयस्क भी और छोटे जो हैं उनसे वो भी, ठीक है, सेम फॉर्म है, फॉर्म में भी हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, सेम ऐसे के ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं बच्चा जैसा है वैसा का वैसा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं। सेम यही चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जनन अंग होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, वो
वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, इनमें इतने डेवलप्ड नहीं होंगे, राइट। सेम वही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एकदम सेम है, स्ट्रक्चर्स जो भी है बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, विंग्स में हो सकता है छोटे हो बड़े हो, साइज में छोटे हैं ये बड़े हैं, यही चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। थर्डली हम बात करते हैं हेमीमेटाबोल, या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें भी हम स्टेजेस की बात करेंगे, एंड नायाड, एडल्ट। लाइफ साइकिल देख लेते हैं, वही एग, नाइट, एडल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेंसल फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज। ये नाइट होंगे, ये वयस्क होंगे। क्या हमने बीच वाली अवस्थाओं को अलग अलग नेम्स दिए हैं, अलग अलग मेटामॉर्फोसिस के अनुसार। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर वाइज, बस ये साइज में बड़े हैं, ये साइज में छोटे। जब हम इनकी बात करते हैं तो वही सेक्स ऑर्गन्स या जनन अंग जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। फूड एकदम इक्वल लेते हैं, दोनों फूड खाते हैं। इसके अलावा इनमें जो विंग पैड्स हैं वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं होंगे जितने विंग्स इनके अंदर वेल डेवलप्ड। स्पिंस जो हैं वो स्पिंस भी इनके अंदर वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। बाकी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में चेंज हमें नहीं मिलेगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये एग्स कहाँ देते हैं, वाटर सोर्सेज जहाँ पे भी आसपास प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये एग्स देते हैं, और वहीं से बड़े होकर हम डेंसल फ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज को देखेंगे तो वो वाटर के ऊपर ही हॉवर करती रहती हैं, ऊपर ही घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनका सोर्स हैबिटेट जो है जहाँ पे रह रहे हैं वो मोस्टली वाटर एरियाज ही होते हैं। हम देखते हैं हमारे नलों के आसपास वो घूम रही हैं, तो इस तरह से उनका हैबिटेट सेम ही होता है, एक जगह पे ही ये बड़े होते हैं।
देख लेते हैं हम। सेकेंड टाइप था हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि पूर्ण कायांतरण यहाँ पर उपस्थित रहेगा। एग है, लार्वा है, प्यूपा भी है, एडल्ट। सेम यही लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, बीच में स्टेज आएगी प्यूपा एंड एडल्ट। एडल्ट अगेन एग देगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं डिप्टेरा। वही बताया था, टेरा मतलब विंग्स होता है, डाई मतलब टू विंग्स जिनमें प्रेजेंट। डिप्टेरा का एग्जाम्पल मॉस्किटोज वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा लैपिडोप्टेरा में भी प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोल सकते हैं बटरफ्लाइज। इसके अलावा सिल्कवॉर्म्स वगैरह में भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। डायग्रामेटिकली एक बार देखिए। एग है, लार्वा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब यहाँ पे हुआ लार्वा बिल्कुल अलग है, प्यूपा बिल्कुल ही अलग है, एडल्ट और भी अलग है। लार्वा और एडल्ट में हमें कोई सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिली। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे लार्वा चेंज है स्ट्रक्चर में, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, फूड भी बहुत सारा लेते हैं। ये बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं। ये इनएक्टिव भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं भी बताऊंगी। इनकी अगर बात करें तो जरूरी नहीं है ये कलरफुल हो, नॉट नेसेसरी। ये हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ब्राइट कलर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इनके हम देख सकते हैं बहुत सारे, ये जो क्रॉल करते हैं क्रॉलिंग मैकेनिज्म, इनके अंदर हम देख सकते हैं कि फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये क्रॉलिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें इनके अंदर ही देखने को मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हमें मिलेंगे। अगर हम फूड की बात करें तो फूड भी अलग अलग टाइप का ये लेते हैं। ये जो होंगे लीव्स को खाएंगे, ये बिल्कुल फूड ही नहीं लेते, फूड से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल डोरमेंट कंडीशन में कोकून के अंदर रहते हैं। ये फूड नेक्टर के फॉर्म में लेते हैं,
के फॉर्म में फ्रूट को लेते हैं। एक और बात करें, इनके अंदर विंग्स हैं, इनके अंदर विंग पैड्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं अंदर, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये कोकून से बाहर निकलकर एक अच्छा खासा एडल्ट फॉर्म ले सके, जिसमें अच्छे से विंग्स डेवलप्ड है, जो अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट। अब एक चीज हमने बताया कि ये जो हैं ये एक्टिव और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बटरफ्लाइज का अगर एग्जांपल अपन लेते हैं तो बटरफ्लाइज में ये एक्टिव होते हैं, नेक्टर के द्वारा नेक्टर एज अ फूड लेते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रकार के सिल्कवॉर्म में बात करें तो सिल्कवॉर्म में वो इनएक्टिव होते हैं, सिर्फ बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद डाई कर जाते हैं। तो एज अ फूड उनके पास नहीं होता, फूड नहीं लेते। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, एक्सेप्शंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये प्यूपा कोकून एक तरह से हैबिटेट आवास हो गया, बटरफ्लाइज फूलों पे रहती है, लीव्स पे रहते हैं कैटरपिलर्स, तो इस तरह से अलग हैबिटेट हो सकता है। लास्ट फिफ्थ टाइप का आता है हमारे पास हाइपर मेटाबोला। इसके अंदर एग, लार्वा, एडल्ट। लार्वा जो होते हैं वो फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इतने इंस्टार्स के अलग अलग टाइप के लार्वास यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो भी डिफरेंट लार्वास हैं वो अलग अलग फूड भी प्रेफर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाइपर मेटाबोला, कि हमें बहुत ज़्यादा कायांतरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अलग अलग फूड सोर्सेस भी ये लार्वास ले सकते हैं। हाइपरमेटाबोला के बारे में अपन पढ़ रहे थे। हाइपरमेटाबोला को हम अति कायांतरण भी कहते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, मतलब जो भी लार्वास बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, वो उनके इंस्टार्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में लार्वा बनेंगे और फिर जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देते हैं ब्लिस्टर बीटल को। जिसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस बनेंगी लार्वा की, और उन लार्वा की स्टेजेस के ज्यादा बनने के कारण ही हम इसको कह रहे हैं हाइपर मेटाबोला। हाइपर मतलब होता है सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा अमाउंट में, मेटाबोला मीन्स मेटामॉर्फोसिस का या कायांतरण का होना। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, सपोज इसके अंदर फर्स्ट इंस्टार लार्वा है जिसका नेम होता है ट्राइएंगुलर लार्वा। इस लार्वा का फूड होता है ग्रास हॉपर के एग्स। ये मोस्टली प्रेफर करता है ग्रास हॉपर के एग्स को। ऐसे ही सेकेंड इंस्टार लार्वा होगा, थर्ड इंस्टार लार्वा होगा, फोर्थ इंस्टार लार्वा होगा, फिफ्थ इंस्टार लार्वा। ये सारे लार्वास भी इसी फूड को मोस्टली प्रेफर करते हैं, यही भोजन में लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम आएंगे फिफ्थ इंस्टार लार्वा पे, तो ये जो फिफ्थ इंस्टार लार्वा है
ये अर्थ के अंदर जाके एक सेल या कोश बनाता है जिसे हम बोलते हैं अर्दन सेल या कोश। इस सेल के अंदर जाके ये अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है, अपने आप को अंदर ले जाता है और फिर यहाँ जाने के बाद ये चेंज होता है 6th इंस्टार लार्वा। जब समर कंडीशंस आएंगी, गर्मियों का मौसम आएगा, तो वैसे ही क्या होगा, ये अपने आप को एक रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट में फाइंड करते हैं। मतलब उनका एनवायरनमेंट एक तरह से प्रतिबंधित है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे आगे। लेकिन जैसे ही सामान्य वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, तो ये अपने आप को डेवलप करेंगे और आगे जाकर 7th इंस्टार में चेंज हो सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट अगर उनके अनुकूल है तो वो आगे जाके 7th में चेंज होंगे, और अगर अनुकूल नहीं है तो वो वेट करते हैं जब तक कि एनवायरनमेंट फेवरेबल ना हो जाए, और फेवरेबल होते ही वो अपने आप को बदल लेते हैं 7th इंस्टार में। और फिर लास्टली 7th इंस्टार से हमारा एडल्ट फॉर्म हो जाता है, जिसे हम बोल रहे हैं ब्लिस्टर बीट। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अब अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट का फूड क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल फसलें होती हैं, जैसे हम बोले टमाटर है, आलू है, इनकी जो फसलें होंगी इनको ये इन्फेक्ट करता है और इनको ही एज अ फूड प्रेफर करता है। तो हम बोल सकते हैं टमाटो प्लांट्स, पोटैटो प्लांट्स पे ये फीड करेगा, ब्रिंजल। और इस बेसिस पे भी इनको कई बार हम नाम देते हैं कि ब्रिंजल ब्लिस्टर बीटल, पोटैटो ब्लिस्टर बीटल। तो इस तरह से नेमिंग भी कई बार हम कर देते हैं। तो इनका काम कई बार फसलों को नुकसान करना भी हो जाता है। एक अगर लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे, यहाँ पर लाइफ साइकिल को देख लेंगे, तो इस तरह से हम लाइफ साइकिल बना सकते हैं कि ये एग था हमारा, यहाँ से डिफरेंट लार्वास आए और लार्वा से एडल्ट आ गया। ठीक है, अब इन लार्वास में हम लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। एक बार डायग्रामेटिकली इसका हम चीज देख लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट इंस्टार लार्वा है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 3 लेग्स का चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंज ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ। जो 3 लेग्स होंगे वो और ज्यादा डेवलप होने लग जाएंगे। इसको हम सेकेंड बोल सकते हैं। थर्ड पे आएंगे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉडी का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। और ज्यादा थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ इंस्टार।
स्पेरिकल्स भी फॉर्म हो सकते हैं इसमें। कि ये सारे हम जो बना रहे हैं बाहर की तरफ, ये सारे अपेंडेजेस है और मोस्टली हम इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फिफ्थ तक आते आते हमने पढ़ा था एक अर्दन सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उस सेल में एंटर करने के साथ साथ इनके जो अपेंडेजेस होते हैं उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। अभी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ हो गया। देन हम बात करेंगे फिफ्थ इंस्टार की। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लावा हो जाता है जिसको सिर्फ अभी अंदर एंटर करना, इस तरह का। ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा इसमें। देन नेक्स्ट आएंगे हम सिक्स्थ इंस्टार पे। सिक्स्थ इंस्टार में इसी लार्वा में और चेंजेस होने लग जाएंगे। एंड देन हम आएंगे सेवेंथ इंस्टार। ये लास्ट इंस्टार लावा है और सीधे यहाँ से ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से बनाएंगे हम। साइज में बढ़ रहा है धीरे धीरे, पहले इतना सा था अब और बढ़ रहा है। सेवेंथ में तभी कन्वर्ट होगा जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी। एंड नाउ एडल्ट। एडल्ट में हम देखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली ब्लिस्टर B2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये एडल्ट में फॉर्म हो जाएगा। ये सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी कि किस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मेटामॉर्फोसिस कैसे कंट्रोल हो रहा है। दैट मीन्स endocrine control of metamorphosis। एंडोक्राइन मीन्स हम हार्मोनल लेवल पर किस तरह से मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। जैसे सपोज हम बात करें, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है।
ब्रेन से ही ऑलमोस्ट सारे हॉर्मोन्स को सिग्नल मिलते हैं एंड वही सिग्नल्स आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड होकर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण को कर पाते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, हमारा ब्रेन है, ये हमारा मस्तिष्क यहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ये भी एमएनसी मतलब कि मीडियल न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। मीडियल का मतलब है कि कहीं मिड पोर्शन में, मिडल पोर्शन में, बीच में कहीं पे ये प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर इन कोशिकाओं के द्वारा ही आगे जाकर कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन या स्रावित कुछ हार्मोन्स इन्हीं के द्वारा होते हैं। तो नॉर्मली हम बात करेंगे कि इन एमएनसी सेल्स से ही ये सिक्रीट होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस की, तो यहाँ मेनली दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे। एक को हम बोलते हैं एक्डाइसोन हार्मोन, दूसरे को हम बोलेंगे, एक और हार्मोन होता है, दूसरे को हम बोलेंगे जुवेनाइल हार्मोन, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से किशोर हार्मोन है। किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा उसका रोल रहता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एमएनसी सेल्स जाएंगे हमारे पीटीटीएच पे, जिसको हम बोलेंगे प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन नाम लिख देते हैं, थोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। नेक्स्ट पीटीटीएच से, क्योंकि प्रोथोरेसिकोट्रोपिक है नाम, तो ये किस ग्लैंड पे जाएंगे? थोरेसिक ग्लैंड पे, जिसको हम एक्डाइसियल ग्लैंड या प्रोथोरेसिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। प्रोथोरेसिक ग्रंथि या फिर एक्डाइसियल ग्रंथि। अब यहां से जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एक्डाइसोन, जिसका दूसरा नाम मोल्टिंग हार्मोन भी होता है। अभी बताऊंगी इसका ये नाम मोल्टिंग हार्मोन क्यों। एक बार यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम एमएनसी सेल्स से एटीएच होगा, एलोट्रोफिक हार्मोन। एलोट्रोफिक हार्मोन ये क्या करेगा? कॉर्पोरा एलेटा जो प्रेजेंट होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, इंसेक्ट्स के अंदर ये वाला पार्ट, तो वहां जाके सिग्नल्स भेजेगा और उन सिग्नल्स के कारण क्या रिलीज होगा? जुवेनाइल हार्मोन, राइट। अब यहाँ आ जाते हैं, हम दोनों हार्मोन्स की बात करते हैं। एक हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन, दूसरे हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन। एक्डाइसोन हार्मोन क्या करेगा? जितने भी इंस्टार लार्वा के प्रेजेंट हैं उनको मोल्ड करेगा, उनको बदलेगा और उनको एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम बोल सकते हैं, एक के बाद एक न्यू स्टेजेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। मतलब मोल्टिंग करवा रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी चेंज करवा रहा है और थोड़ा बहुत इंटरनली भी चेंजेस वहां पर हो रहे हैं, राइट। जुवेनाइल हार्मोन का कार्य क्या होगा? ये इस हार्मोन को सपोर्ट करेगा और उस सपोर्ट के साथ साथ ही इसका मेन कार्य होगा कि ये हार्मोन किशोर अवस्था वाला हार्मोन है, किशोरी हार्मोन है। तो यहाँ पर ये हार्मोन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे की आगे डेवलपमेंट होता रहेगा, उस डेवलपमेंट में ये आगे चेंजेस करवाने में हेल्प करता रहेगा। पर ये क्योंकि किशोर हार्मोन है तो एडल्ट अवस्था में ये हेल्प नहीं करेगा, राइट। एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। मोल्टिंग हार्मोन का दूसरा नाम एक्डाइसोन,
ये मोल्टिंग हार्मोन, ये हमारा जुवेनाइल हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन लार्वा पे भी वर्क करेगा, प्यूपा पे भी वर्क करेगा एंड एडल्ट पे भी वर्क करेगा। जुवेनाइल हार्मोन एडल्ट पे वर्क नहीं करेगा, प्यूपा पे वर्क करेगा एंड लार्वा पे वर्क करेगा। इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसके पीछे क्या रीजन, नाम से ही पता चल रहा है। एक चीज और, मोल्टिंग हार्मोन है, प्यूपा स्टेज में क्या होता है, मोस्टली कोकून के अंदर रहता है वो, और मोस्टली एक एक्टिव फॉर्म में रहता है, असक्रिय अवस्था में रहता है। तो उस असक्रिय अवस्था में ये वाला हार्मोन वर्क करता है, इनिशिएट करता है, और उसके कारण इमेजिनल मोल्ट अकर होता है। अब उस इमेजिन मतलब क्या है कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं एक्चुअली। तो इमेजिनल का मतलब ये है कि प्यूपा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बस एक संरचना ऐसी ही है, बस इसके अंदर हमने ये इमेजिन कर लिया कि यहाँ से लेग्स निकलेंगे, राइट, यहाँ से आईज का फॉर्मेशन, आंखों का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से विंग्स निकलेंगे। तो हमने ये सिर्फ एक सोच बनाई है, इसलिए हम इसको इमेजिनल मोल्ट भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम जुवेनाइल हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो प्यूपा फॉर्म में अगर ये वर्क करेगा तो इसकी जो अमाउंट होगी, मात्रा होगी, वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि नाम क्या है कि किस फॉर्म में वर्क करेगा, एट किशोर फॉर्म में वर्क करेगा, और प्यूपा एग्जैक्टली किशोर फॉर्म नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे अमाउंट जो शॉर्ट्स होते हैं वो थोड़े कम अमाउंट में होंगे, जिससे वो एडल्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प कर सके। बाकी वही चीज़ है, बहुत इजी है, ब्रेन से पीटीटीएच पे आएगा। पीटीटीएच किसको एक्टिवेट करेगा, एक्डाइसिल ग्लैंड को, एक्डाइसिल ग्लैंड एक्डाइसोन हार्मोन को, और इधर की तरफ कॉर्पोरा इलेक्ट्रा को ईटीएच करेगा एक्टिवेट, और वहां से जुवेनाइल हार्मोन रिलीज हो। बहुत इजी सा है, दो टाइप के हार्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट।